जाओ श्री। नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लेशपदावणम येसो पंचादमुक्कारो समभावप्रणासनो मंगलानि च सर्वेषु नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भयवो जय सुवर्णं भवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बीच में जगह मत छोड़ना। एक काल्पनिक दृष्टांत जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक सन्यासी छोटी उम्र में सन्यासी बन चुके थे शायद, और लोग कभी कभी बार बार जो परिचय में आते थे वो सब बोलते थे पिक्चर देख के आया बहुत आनंद आया, पिक्चर देख के आया बहुत आनंद आया। सन्यासी के कान पे बार बार ये बात आने के बाद उनको लगा ऐसा पिक्चर में क्या होगा कि लोग बोलते बहुत आनंद आया बहुत आनंद आया, मैं भी तो एक बार देख लूं। सन्यासी के वस्त्र थे, इस वस्त्र में पिक्चर कैसे देख पाता मैं। मगर उसको लगा कि ऐसा कोई थिएटर हो जहां बिल्कुल भीड़ न हो, ऐसा समय हो कोई आने के लिए तैयार न हो, उस समय में चले जाऊं तो शायद ये लोग बोलते मैं पिक्चर देख लूं। और किसी युवक को उसने कहा मेरे मन में ये भाव है, मैं आना चाहता हूं। उसने बोला ठीक है मैं व्यवस्था कर सकता हूं। थिएटर ऐसा है कि बिल्कुल डल पिक्चर है, कोई देखने के लिए आता नहीं, पूरा थिएटर खाली जाता है, अब वहां जाओ। और ऐसा हुआ, सन्यासी वो थिएटर की तरफ गए। मगर हुआ ऐसा, जो पिक्चर आना था वो पिक्चर कैंसिल हो गया। सबसे टॉप क्लास का पिक्चर था, लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी और सन्यासी के पैर वो थिएटर के तरफ जा रहे थे। भीड़ ने लाइन में खड़े थे, उन सब ने देख लिया कि ये कमाल, सन्यासी यहाँ थिएटर में। मगर दीपक भाई एक इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा था समाज के बीच में, लोगों को लगा ये सन्यासी पिक्चर देखने के लिए थोड़े आते होंगे, ये युवान सन्यासी है, मुंह पर तेज है जबरदस्त ब्रह्मचर्य का। तो उनको लगा कि अपने स्थान पे तो हमें जीवन में सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करते हैं, मगर एक गलत स्थान पे हम आ जाए तो वहाँ भी वो आकर के सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करते होंगे। तो भीड़ जो इकट्ठी थी, लाइन में खड़ी थी, सब बाहर निकल गई, सन्यासी के चरण में झुक गई। गुरुदेव आपका अनंत उपकार, आप यहाँ बचाने के लिए आए। अभी बोले तो क्या बोले, वापिस चले गए हो। आज सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ का एक तीसरा नंबर का स्टेप, नंबर 1 साइन बोर्ड। कल मैंने बात बताई थी सिग्नेचर बोर्ड, आज एक तीसरे नंबर का बोर्ड है जिनका नाम है शेम बोर्ड। शेम माने शर्म, SHAME, शेम बोलते हैं ना, शर्म बोर्ड। ये सन्यासी वापिस आया, पिक्चर देखने का मन था मगर समाज की शर्म लग गई। 4 क्षेत्र के श्रम की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। एक ग्राउंड बना लूं सबसे पहले, ताकि बिल्कुल पता चल जाए कि ये शर्म की उपस्थिति क्यों जरूर है। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिखाना चाहता हूं। धर्म का प्रवेश पहले नंबर में काया में होता है, फिर वचन में होता है, फिर मन में होता है। ये ट्रैक समझ लो ताकि बिल्कुल पक्का पता चल जाए कि व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नंबर 1,
धर्म की शुरुआत पहले नंबर में काया से होती है, बाद में वचन में आती है और लास्ट में मन में आती है। मैं और आप छोटी उम्र के थे, मेरी माता ने और आपके माता पिता ने शायद परमात्मा के पास आपको ला करके रख दिए थे, इतना ही कहा था जे जे कर, और हमने हाथ फैला दिए थे। क्या हुआ था? ये मंदिर है वो भी पता नहीं था, ये भगवान है वो भी पता नहीं था, भगवान कैसे बने वो भी पता नहीं था, मगर मम्मी पापा ने हमें ला करके सबसे पहले कहाँ से धर्म की शुरुआत की? काया से। और 5 मिनट, 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय गया और माता ने हमें स्तुति सिखाई कि भगवान के सामने ये बोलना है, और हमने बोलने का चालू किया। तब तक भी हमें पता नहीं था कि स्तुति का अर्थ क्या है। और मैच्योर हो गए, 16 साल 20 साल हुए, गुरु भगवान के परिचय में आए, उनसे सब समझे, तब पता चला ये सिर्फ पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। और फिर मेरे मन में धर्म आ गया, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों को इस सभा में बैठने वाले को शंका हो, उनको पूछने की छूट है। धर्म पहले काया में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर मन में आएगा। एक अलग बात बताऊं, इस परिवर्तन प्रवचन माला में पहले दिन से शायद आप नहीं आए हो। कभी माउथ पब्लिसिटी हुई, किसने कहा कि एक बार सुनने जैसी बात है, एक बार तो चले जा, कुतूहल से भी तो चले जा, 1 घंटा मेरे लिए तो निकाल दे। किसी ने फोर्स किया और तुम आ गए। क्या था दीपक भाई, मन से आए कि काया से आए? काया से आए, पहले नंबर में मन से नहीं आए। तो धर्म कभी भी करना होगा तब पहले नंबर में पक्का पता चलना ये ही क्रम है। नंबर 1 काया, नंबर 2 वचन, नंबर 3 मन। और मैं पाप की बात करना चाहता हूं, पाप पहले नंबर में मन में आता है। पाप का बिल्कुल क्रम उल्टा है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती चलेगी न, अंदर मन में पाप के विचार आएंगे, धर्म के विचार नहीं आएंगे। आपको चेक करना है तो कर लेना। उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो धर्म की बात नहीं आती है, पहले नंबर में वासना के विचार, पाप के विचार आते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? पाप पहले नंबर में मन में आएगा, जैसे ही मौका मिला वचन में प्रकट होते रहेगा, और उससे भी आगे जब चांस मिल जाएगा काया में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल एकदम। इसमें किसी को भी मन में शंका हो तो मुझे पूछो, ताकि ये कंसेप्ट हम क्लियर कर दे। इतना बड़ा ये सेंसर की जरूर क्या है? क्या जरूर है? इसलिए जरूर है कि मन में तो पाप का प्रवेश हो ही चुका है। यदि सेंसर नहीं होगा तो मौका मिले उसी टाइम काया में पाप आकर के रहेंगे। धर्म के लिए सेंसर करने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं, ये परमात्मा का मंदिर खुला है, 1 भी रुपये की टिकट नहीं है, फिर भी आने का मन होता नहीं। और सिनेमा के थिएटर में पैसा देके जाना है, फिर भी मन होता है। ये क्यों? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? खुला मंदिर पड़ा है, जब भी तुम चाहो परमात्मा का दर्शन करो। मंदिर में आने के लिए रुपया देना नहीं पड़ता है, मंदिर में खड़े हो तब भी रुपया नहीं देना पड़ता है। इतना खुला मंदिर होने के बाद आने का मन नहीं होता है, और सिनेमा के थिएटर में लाइन में खड़े रह करके पैसा देने का मन होता है। इनका एक ही कारण, धर्म मन में अब तक नहीं आया है और पाप तो मन में बैठा ही है। कंसेप्ट क्लियर एकदम? तो अभी मैं बात वो करना चाहता हूं, वाई सेंसर वॉट रिक्वायरमेंट इन अवर लाइफ? क्यों? अच्छे के लिए नहीं, गलत के लिए। सेंसर का मैंने पहले दिन के प्रवचन में कहा था, सेंसर करते काटते चलो, काटते चलो, काटते चलो। क्यों? हम लालायित होकर के बैठे, मौका मिले और पाप कर दे, मगर वो बचना है, इसलिए सेंसर की जरूरत है। तो नंबर 1, 4 प्रकार का सेइंग बोर्ड है, शर्म का 4 तरीके का बोर्ड। नंबर 1, समाज की शर्म। अब यहां बैठे हो, समाज की शर्म। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास संपत्ति है, पर्याप्त बुद्धि है, सफलता ज्यादा है, और बड़ी वेदना से कहता हूं, समाज की व्यवस्था तोड़ने का काम कोई छोटा आदमी नहीं करता है, सब बड़े आदमी ही करते हैं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक समाज की अच्छी व्यवस्था चल रही है, चाहे शादी की हो। मैं दिल्ली में प्रयास किया पूरे जैन समाज को, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, पाइचन गज, अचल गज, सभी को साथ में लेकर के एक प्रयास किया, रात की शादी न हो। तो ये समाज की व्यवस्था बन चुकी कि रात की शादी न हो, और इंप्लीमेंट करीबन 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 होते चला। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हुआ क्या? दीपचंद जी आके गए कल। मैं शर्म की बात करता हूँ, समाज की शर्म की बात क्या हो सकती है? उनके घर में 7 पीढ़ी के बाद बेटे को बेटी हुई घर में, और उसको लगा कि 7 पीढ़ी के बाद घर में बेटी का जन्म हो तो उसका जश्न क्यों न मनाए।
और एक कार्ड निकाल दिया। कार्ड में वो प्रसंग था, रात के समय में ये बेटी की शादी का जश्न मनाने का था, जो भी पार्टी जो भी रखा था वो। और एक दिन मंडार भवन में शिविर करके मैं शाम को आया 1 बजे, एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब, आपका चातुर्मास जिस दीपचंद जी ने कराया, वो दीपचंद जी तो महाराज साहब अपनी बेटे की बेटी का जन्म के हिसाब से, महाराज साहब वो रात का प्रसंग। मैं बोला एक बात समझ ले, जैन समाज ने जो कानून पारित किया वो क्या है, शादी का, इसमें हमारा कानून तो नहीं आता है। महाराज साहब कानून नहीं आता है, फिर भी ऐसा लगता है कि महाराज साहब आपकी उपस्थिति में रात का प्रसंग न हो तो अच्छा है। मैं बोला ठीक है। रात को दीपचंद जी को बुलाया। आप विश्वास करेंगे, रात को जैसे ही आए तो उसने पूछा महाराज साहब, मैंने उनसे बैकग्राउंड किया, दीपचंद जी ऑपरेशन सीधा करो कि बात करते करते करो, समझे ना। इनकी आंख में आंसू थे। महाराज साहब आप क्या ऑपरेशन करना चाहते वो मुझे समझ में आ गया है। ताकत वाला आदमी था। मैंने बोला दीपचंद जी एक बात बताऊं, आज मैंने आपको बुलाया, कल मुझे मैसेज मिला, उनके सामने उनका कार्ड रख दिया कि आपने ये रात का प्रसंग किया है, शादी का हमारा कानून पारित हुआ, उसमें ये कंडीशन नहीं आती है, फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी उपस्थिति जब तक दिल्ली में है और आप ये रात का प्रसंग नहीं करो तो अच्छा है। आज्ञा नहीं थी, आदेश भी नहीं था, सिर्फ मेरी इच्छा को मैंने व्यक्त किया था। और दीपचंद जी सबसे बड़ी बात यह है, आपका ये कार्ड देने वाला भी एक यंग लड़का है जो चाहता है कि महाराज साहब इस व्यवस्था जो अपने आपने बनाई है वो आपकी उपस्थिति में तो कम से कम ये व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए। पूरा जैन समाज चाहता है महाराज साहब ये रात का प्रसंग दीपचंद जी ने शुरू करने का प्रयास किया है वो खत्म हो जाए। इस सभा में बैठने वालों को मैं कहूं, मैंने दीपचंद जी को सिर्फ इतना कहा, दीपचंद जी आपने ये प्रयास किया ना, रात को 5 मिनट के लिए मेरी नींद बिगड़ गई। उनकी आंख में से आंसू चले। महाराज साहब 4-4 महीने मेरे वहाँ प्रवचन किया आपने, अनंत अनंत उपकार करने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल लाने का पराक्रम तो मैं नहीं कर पाया, आपकी नींद बिगाड़ने का पाप किया। महाराज साहब 1 मिनट में आपको वादा देता हूँ ये प्रसंग मैं कैंसिल कर देता हूँ। महाराज साहब एक बात समझ लो, 1000 कार्ड निकल चुके हैं, मगर करेक्शन कार्ड भेज दूंगा। सारे समाज को यदि यही चाहता है महाराज साहब कि ये रात की प्रसंग दीपचंद जी नहीं करे, महाराज साहब कैंसिल कर दूंगा। और वो प्रसंग उसने कैंसिल कर दिया। समाज की शर्म। इस सभा में बैठने वाले भाई और बहनों को मैं आपको पूछना चाहता हूं, समाज जैसी कोई चीज बची और शर्म जैसी चीज बची है? शादी के प्रसंग में मुझे मालूम नहीं नागपुर की व्यवस्था क्या है, शादी के प्रसंग में रोड पे बारात जा रही है और लड़कियां नाच रही है, मालूम नहीं मुझे नागपुर में ये है कि नहीं। हाँ यहां कोई शर्म जैसी चीज नहीं। ये खुले आम रोड पर लड़कियां नाचेंगी बारात में, ये आनंद की अभिव्यक्ति करने का ये तरीका। आपको कभी नहीं लगता है कि ये समाज की शर्म तुमने ओवरटेक करके खत्म कर दी? और एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं पहले से कह चुका हूं, ग्राउंड कर दिया कि मन में तो पाप करने का मन बैठा ही है, सिर्फ मौके की राह देखते, मौका मिला और हमने पाप कर दिया। तो जब ये समाज की शर्म होगी तो हम बच पाएंगे। और एक बात बताऊं, जो लड़की अपने घर में डांस नहीं करती वो समाज के बीच में क्यों करती होगी? सब करते हैं। ये समाज की शर्म खत्म हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कम से कम एक काम करो, समाज की शर्म आंखों के सामने रखो। समाज की एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है समाज का, और वो बात आज आपके सामने क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। समाज का एक माइनस पॉइंट वो है, समाज में जो गलती रेगुलर कोर्स में चालू है वो गलती से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। रिपीट करना चाहता हूं, समाज में जो गलती चालू है उसमें से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ये बोलेंगे वो करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। मना से अभी एक बात बताऊं, अभी एक नया आंसर मिल रहा है मुझे, नया आंसर समझे। कभी कभी मैं पूछता था ना, तू अनीति करता है, तो जो अनीति करने वाले का चेहरा नीचे हो जाता था, समझ में आ जाता था संजय कि वो अनीति करता है, बोल नहीं पाता है क्योंकि आंखों के सामने आंख नहीं मिला पाता है। अभी इतनी बेशर्मी समाज में बढ़ती चली है, प्रश्न वही का वही रहा। एक 25 साल के पहले किसी को प्रश्न पूछो, तू अनीति करता है,
उनकी आंख शर्म से झुक जाती थी। आज हम पूछते हैं तू अनीति करता है, वो बोलता है कौन नहीं करता है महाराज साहब। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक समय था अनीति करने वाला आंखों की शर्म रखता था, नीची दृष्टि हो जाती थी। आज अनीति करने वाला सीधा बोलता है महाराज साहब कौन नहीं करता है, होटल में महाराज साहब कौन नहीं जाता है, ये गंदी सीरियल महाराज साहब कौन नहीं देखता है। अभी सीधा अटैक ये क्यों आया, ये क्यों आया? मैं आपको पूछना चाहता हूं ऐसे जवाब देने का मन क्यों हुआ? क्योंकि समाज में जो गलती शुरू हो चुकी वो सबने एक्सेप्ट कर ली, उनके खिलाफ कोई नहीं गया। व्यक्तिगत गलती करना बहुत मुश्किल है, मगर वो गलती को जब सामाजिक रूप मिल जाता है फिर उससे बाहर निकलना बहुत टफ है। तो एक बात, समाज में एक माइनस पॉइंट ये है कि समाज में जो गलती चालू उससे बाहर निकलना मुश्किल है, मगर समाज का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है समाज में जो गलती दाखिल हुई ही नहीं उस गलती को अपने जीवन में लाना वो भी तो टफ है। इस समाज में खून नहीं होता है, तो खून करने से आदमी डरता है। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई खून बात क्या करते, नहीं नहीं कभी नहीं। ये क्यों? ये आपकी ताकत नहीं है। समाज में जो पाप की प्रतिष्ठा मिली नहीं वो पाप अपने आप से आप बचते चले, मगर ये भी शर्म आपकी चलेगी फिर बचने का कोई चांस नहीं। आपको पूछना चाहता हूं समाज की शर्म, पूरे नागपुर के समाज की शर्म नहीं, जिस अपार्टमेंट में रहते हो उस अपार्टमेंट की शर्म हो सकता है, संभावना अपार्टमेंट है, ऐसे बहुत अपार्टमेंट है नागपुर में। हर अपार्टमेंट की एक व्यवस्था होती है, हर अपार्टमेंट की एक अपनी अपनी इंडिविजुअल व्यवस्था होती है। अपने वहाँ कोई ये नहीं करेगा, अपने वहाँ कोई ये नहीं करेगा, और उसको ओवरटेक करने का पाप आप जीवन में कभी नहीं करेंगे, ये पक्का। जवाब चाहिए। एक अपार्टमेंट की भी व्यवस्था बनी रहती है तो अभी आदमी बहुत बच पाता है। बाहर से आने वाला आदमी कोई अपनी गंदगी आपके अपार्टमेंट में डालना चाहते हैं, स्ट्रांगली आप बोल सकते हो इस अपार्टमेंट की व्यवस्था अलग है, तुम बाहर कुछ भी करो हमारे वहां नहीं चलेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सच बोलो, ये व्यवस्था है। पूरा अपार्टमेंट परमात्मा के मंदिर में जाएगा ये व्यवस्था नहीं हो सकती और नहीं करनी भी चाहिए, मगर पूरे अपार्टमेंट में बंद दरवाजे में भी कोई ब्लू फिल्म नहीं देख पाएगा ये व्यवस्था कर सकते तुम। आप यहाँ कुछ गंदगी चीज, आपकी दुनिया की गंदगी हमारे अपार्टमेंट में बहुत कुछ है। और ये वेदना के साथ बात कर रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप का कानून बनने के बाद अपार्टमेंट बिगड़ने लगा है। बंबई में जाके आया मैं, करीबन 25 लड़के मुझे ऐसे मिले महाराज साहब हमारे अपार्टमेंट में वेश्या रहने के लिए आ गई, वेश्या सेक्स वर्कर्स में। बोला क्यों? लिव इन रिलेशनशिप के नाम से महाराज साहब। जिस पत्नी के साथ शादी की उसको तो समाज के बीच में वो मान्यता दी थी, मगर वो बोलता है मैं अल्प समय के लिए फॉर शॉर्ट टाइम इनके साथ रहना चाहता हूँ बिना शादी। गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। महाराज साहब पूरे के पूरे अपार्टमेंट की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ समाज की शर्म रखी आपने? मेरे पास जैन समाज की शर्म है, आई कांट डू एनीथिंग। ये पूरा जैन समाज मुझे पूछने वाला है कि महाराज साहब ये आपने कैसे किया? तो आपको पूछना चाहता हूं मेरे जैसे आचार्य को भी समाज की शर्म का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके पास कोई समाज और शर्म जैसी चीज है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। क्या जवाब क्या दे? क्या है? आप एक काम करो ना, बंबई में जब मैंने ये बात बताई तो एक लड़के ने मुझे पूछा था महाराज साहब समाज किसको कहते हैं? मैं बोलता हूं जिनके पास सम्यक समझ है वो समाज है। समाज माने कोई भीड़ नहीं है, 500 लोग इकट्ठे हो गए वो कोई समाज नहीं है। जिनके पास सम्यक समझ है, समझे ना? सम्यक समझ माने लाभ और नुकसान क्या हो सकता है उनको, वो जिनके पास विजन है उनको मैं समाज कहता हूं, भीड़ को समाज नहीं। पागल लोगों का इकट्ठा होना वो समाज नहीं है, मगर जिन लोगों के पास एक व्यवस्था है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अब से एक बाउंड्री तय कर लो, वो बाउंड्री के बाद किसी को नहीं जाना, ये है समाज। तो नंबर 1 समाज की शर्म चाहिए। जवाब नहीं मिल रहा है आपसे। ये व्यवस्था है,
हम्म? हाँ? आपको बताऊं, समाज की व्यवस्था, एक जमाना था, मेरे पिताजी की खुद की बात करना चाहता हूं, समाज की व्यवस्था क्या थी। भले आज वो व्यवस्था बदल गई, किसी पर अटैक करना नहीं चाहता हूं, मगर एक जैन समाज की वो टाइम में एक व्यवस्था थी। जब पालीताना के बाजू में मेरा संसारी गांव जहां मेरा जन्म हुआ, वो गांव का नाम है देपला, 24 किलोमीटर फ्रॉम पालीताना। उसके बिल्कुल बाजू में 3 किलोमीटर पे जेसर नाम का गांव है, जहां मेरे पिताजी की एक दुकान थी। आप विश्वास कर पाएंगे, एक दिन पिताजी ने मुझे बताया, साधु जेल में मैंने पिताजी को पूछा था, पिताजी आपके जीवन का कोई यादगार प्रसंग, आज भी आप वो उनको भूल नहीं सकते, ऐसे कोई प्रसंग? तो पिताजी ने कहा कि वो दिन था जब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और दुकान लेकर के बैठा था। वो दुकान में एक दिन किली आती है ना, किली लोहे की, उनका एक पैकेट लाए। समाज के किसी व्यक्ति ने जेसर श्री संघ के प्रेसिडेंट को बात कही कि उनके वहां एक किली का पैकेट आया है। पिताजी को शाम को संघ की जनरल मिली, जनरल समझे ना क्या? हाँ, संघ की, हाँ, ग्राम सभा जिनको बोलते, तो संघ की जनरल मीटिंग मिली। पिताजी को बुलाया गया और पिताजी को सिर्फ इतना ही कहा कि आपकी दुकान में लोहे की किली आई है, धंधा के लिए आई है। मेरे जैन संघ की एक व्यवस्था है, लोहे का काम जैन समाज नहीं करता है। वो टाइम की बात करना चाहता हूँ, अब की बात नहीं। तो आपने न समाज की परमिशन लिए, न समाज को पूछ के लाए। मैं प्रेसिडेंट हूँ समाज का, मुझे भी पता नहीं। आप अनजान में लाए हो, जानबूझ के लाए, वो बात कुछ नहीं सुनना चाहते, आपको सजा दी जाती है। आज जैन समाज से आप बाहर हो, आपको कोई एंट्री नहीं। पिताजी की आंख में आंसू आ गए। कागज लेकर के क्षमापना पत्र, माफी पत्र लिख दिया कि मेरी गलती थी, मैं ये किली का धंधा नहीं कर सकते हम, मगर कोई मजबूरी के हिसाब से मैंने छोटे सा पैकेट किली का लाया था, आज से वो कैंसिल करता हूं और जीवन में कभी ये नहीं लाऊंगा, वादा करता हूं। तब पिताजी को समाज में लिया। आज है कोई समाज की व्यवस्था? कोई किसी के भी वहां शादी कर सके, कोई भी धंधा में चला जाए, कोई तमरे में व्यवस्था है? ये समाज में रहने वाला वो धंधा नहीं कर पाएगा, उनके घर में वो बेटी नहीं आएगी, उनके घर की बेटी कहीं नहीं जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं। विदाउट बाउंड्री ये सब चल रहा है। ये मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सेंसर कहाँ है? कहाँ? ये मैं समाज की बात नहीं करता, आपके जीवन की ये अपना जो परिवर्तन प्रवचन वाला सब्जेक्ट है ना, वो क्या है? सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ। दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूँ, आपके लाइफ का सेंसर बोर्ड क्या है? नंबर 1 समाज की शर्म, वो सेंसर बोर्ड। नंबर 2 सज्जनों की शर्म। समाज नहीं, अभी समाज एक बाजू हो गया। नंबर 2 सज्जन माने जेंटलमैन लोग। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, समाज की शर्म नहीं है, सज्जनों की शर्म, संतों की शर्म। कुछ भी गलत कार्य करने के पहले आपको कभी लगा कि ये गलत कार्य का समाचार, मेरा समाचार गुरुदेव को कोई भेजे कि महाराज साहब आपके प्रवचन में आपकी बाजू में बैठने वाले को मैंने यहाँ देखा? तो कभी भी आपको लगता है कि गुरुदेव को भी मेरा समाचार मिलने के बाद उनके चेहरे पे दुख होगा? ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। समाज की शर्म छोड़ो। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आप यहाँ से इजराइल गए तो समाज नहीं है आपका वहाँ, मगर जेंटलमैन लोग तो हर गांव में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, जिनके जीवन की एक बॉर्डर है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सज्जनों की शर्म, अच्छे आदमी की शर्म लगती है महाराज साहब। उनकी उपस्थिति में महाराज साहब सब कुछ देख नहीं सकता, सब कुछ बोल नहीं सकता हूँ, सब कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नागपुर तो फिर भी अच्छा है और अच्छा होगा, मैंने साधु को भी पूछा नहीं, मगर मैं अहमदाबाद में चातुर्मास था तो वेदना से कहता हूँ, 12 बजे गोचरी बैठने के लिए साधु जाए और जो यंग जनरेशन थी वो मजे से टीवी के सामने बैठ करके हा ही करे, और महाराज साहब की उपस्थिति भी उनको टीवी बंद करने के लिए मजबूर नहीं करती थी, वो मजाक मस्ती करते थे। मेरे साधु ने आकर के बोला, गुरुदेव ऐसे घरों में गोचरी जाने में जोखम लगता है। मैंने बोल दिया, जाने का बंद कर दो, बंद कर दो।
इस सभा में बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, हम जैसे साधु भगवान आपके घर में गोचरी आवे तब निश्चित तौर से कोई ऐसी मजाक टीवी बीवी कुछ नहीं चलता है, वो गारंटी तो है ना पक्की। सज्जनों की भी शर्म खत्म, संतों की भी शर्म खत्म। वो बोलते रहते पागल है हमके, जो हमें जो करना है वो करते रहो, तो फिर तुम्हें बचाने वाला है कौन? इस सभा में बैठने वालों को फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, गलत करने के लिए मन हमेश के लिए तैयार है, फॉर एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। वो मंदिर में भी लड़की को देखने के लिए मन लालायित है। मैं जो कहना चाहता हूं वो गंभीरता से कहना चाहता हूं। थिएटर में ही लड़की को मन देखता है, समझ सोचो, मंदिर में भी यदि मौका मिले और कोई देखने वाला ना हो तो मन वहां भी ये कहता है कि देख ले। अच्छे स्थान में भी बदमाशी करने का मन, और उस पर कोई सेंसर नहीं। क्या लगता है, समाज की शर्म और सज्जनों की शर्म नंबर 2 पे। जहां समाज न मिले वहां सज्जन तो मिल सकते, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे बहनों का मंडल हो, चाहे कोई भी हो, मगर हर जगह सज्जन तो है ही। मैं ये चाहता था मगर महाराज साहब वो हाजिर था, नहीं कर पाया। बहुत चाहता था मगर महाराज साहब आपकी उपस्थिति में नहीं कर पाया, ये भी गया। क्या लगता क्या है आपको? ये मैं जो सेंसर बोर्ड की बात बताता हूं आपको, कि लगता क्या है? एक बात बताऊं, आपके सामने कोई अबजपति आके खड़ा रह जाए ना, तो गरीब आदमी है ना दीपक भाई, सच बताऊं, गरीब आदमी वहां खड़ा रहने का मन नहीं बनाएगा। समझे मैं क्या कहना, क्यों पूछना चाहता हूं, क्यों वो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। क्यों अबजपति के आदमी, गरीब आदमी खड़ा रहना नहीं चाहते? क्यों? उनको शर्म आती है ना, शर्म आती है ना, इनके सामने मैं खड़ा रहूं, मेरी गुडविल खत्म हो जाए। तो एक बात पूछूं, श्रीमंत के सामने गरीब आदमी खड़ा रहने में शर्म महसूस करता है, तो सज्जन के सामने दुर्जनता करने में शर्म नहीं आती क्या? एक पवित्र पुरुष है, इनके सामने मैं महाराज साहब ये कर सकता हूं? जिंदगी भर तक जो टीवी देखने वाले नहीं है, जो बलगल सीरियल देखने वाले नहीं, उनके घर में उपस्थिति के बाद भी मैं ये कर सकता हूं? कोई नियंत्रण, कोई भार बोझ? क्या लगता है? नीचे उतरा हूं, समाज को छोड़ करके सज्जन तक आया हूं। सज्जन के सामने हम दुर्जनता इंप्लीमेंट करें तो फिर तो कौन बचाएगा? हर जगह सज्जन मिलने वाले नहीं। फिर से रिपीट करना, जैसे समाज हर जगह नहीं मिलेगा, ऐसे सज्जन भी हर जगह नहीं मिल पाएंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है, मैंने एक आदमी, एक लड़के को पूछा था, मैं बोला ऐसे ऐसे दूर दूर तक तू पिकनिक स्पॉट पे जाता है, कारण क्या? सच बताऊं आपको, शायद मैं भी पॉसिबल उसमें अतिशयोक्ति लगे। उसने बोला था, महाराज साहब इतने दूर का पिकनिक स्पॉट इसलिए पसंद करते हैं, महाराज साहब कोई देखने वाला ना हो तो मजे से जलसा कर सकते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? महाराज साहब किसके बाप की परवाह नहीं, कोई सारा देखने वाला पहचान वाला है, वो तो इनकी शर्म लगे ना। ऐसी जगह पे चले जाना, कोई आ ही नहीं सके, जो भी करना चाहते वो हम सब कुछ कर सके, माने बेशरम बनना है। आपको पूछना चाहता हूं, शर्म बीच में आएगी सज्जनों की? हाँ बोलो दीपक, फिर आगे जाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा करना है। दिस इज द थर्ड सेंसर बोर्ड। नंबर 1 साइन बोर्ड, नंबर 2 सिग्नेचर बोर्ड, नंबर 3 शेम बोर्ड। संजय है ना? आगे चलूं? क्या सज्जन आप बोलो, रखना पड़ता है कुछ। अभी 2.5 महीने के प्रवचन के बाद ये मत बोलो ये करना चाहिए। आप बोलो कि महाराज साहब निश्चित तौर से हमारे पास, हम इतने महाराज साहब नीचे नहीं उतरे, हमारी आंखों के सामने कोई सज्जन हो और हम महाराज साहब दुर्जनता करे, महाराज साहब इतनी हमारी कैटेगरी डाउनफॉल नहीं है, वी आर ओके। हम पाप करते हैं मगर महाराज साहब इतने तो नीचे नहीं उतरे। कोई एक अच्छा पुरुष हमारी आंखों के सामने, उनको वो हमें देख रहा है और फिर भी हम सब कुछ करें। ये शादी में जब लड़कियों नाचती है तब उनको कोई नहीं लगता कि ये रोड पे चलने वाले कितने कितने अच्छे लोग, इनकी आंख नीचे हो जाती होगी और हम ये तमाशा कर रहे हैं।
नंबर 2, नंबर 1 समाज की शर्म, नंबर 2 सज्जन की शर्म, नंबर 3 स्वजन की शर्म। स्वजन, सज्जन भी नहीं, स्वजन। मेरे माता, मेरी पिता, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा। सज्जन का अर्थ आपका पिताजी माताजी मत मानना, आपका छोटा बेटा वो भी आपका स्वजन है, आपकी छोटी लड़की वो भी तो स्वजन है। सच बोलो, ज्यादातर आपको जिस स्वजनों के साथ रहना उनकी शर्म आपकी आंखों में बची है क्या? स्वजन की शर्म। बेटी के सामने महाराज साहब मैं मोबाइल में झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि उनकी शर्म मुझे डिस्टर्ब करती है। जिस बेटे को और बेटी को मैं आदर्श देना चाहता हूं महाराज साहब, वो बेटा और बेटी वो मेरी आंखों के सामने देखते, मैं जो कुछ भी बात टीवी मोबाइल से कर रहा हूं वो सब सुन रहे, तो उनके मन में महाराज साहब मेरे लिए ख्याल क्या आएगा? नहीं, नेवर नेवर महाराज साहब, मैं झूठ बोलता हूं, सब कुछ करता हूं, मगर स्वजन की उपस्थिति में तो बिल्कुल नहीं। हम इतने तो नीचे नहीं उतरे। नंबर 1 समाज, नंबर 2 सज्जन और नंबर 3 स्वजन। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, सच बताऊं, एक वलसाड़ में वीरेंद्र भाई नाम के एडवोकेट है। मैंने वलसाड़ में कितने साल के पहले 1.5 महीना रहा था, 6 रविवार के शिविर की थी, और एक छोटा सा नियम दिया था, एक बार भी क्रोध यदि आ गया तो 500 रुपए की पेनल्टी। मैं सज्जन की स्वजन की बात करता हूं, वो शर्म कहां तक डिस्टर्ब कर देती है। और एक दिन वो वीरेंद्र भाई खुद की 7 साल की बेटी को लेके मेरे पास आए। महाराज साहब, आपने वो नियम दिया था ना, कभी भी क्रोध हो जाए तो 500 रुपए की पेनल्टी। महाराज साहब, वो 500 रुपए की पेनल्टी लगी है, आप जहां बोलो वहां वो 500 रुपया देता हूं। स्ट्रांग आदमी था, ऐसे क्रोध नहीं करने के लिए निश्चित तौर से उसने ठान ली थी। तब मैंने कहा वीरेंद्र भाई, और ये बात भी करीबन 25 साल 20 साल पहले की, मैंने बोला वीरेंद्र भाई 500 रुपए की पेनल्टी का पता था फिर भी क्रोध कर लिया। मैंने से वो बताता हूं, मगर आप बोलो ना 500 रुपया कहाँ देना है, जो भी एक क्षेत्र दिखा दिया 500 रुपया दिया। और अभी देखो, उसने खुद की बेटी को कहा स्कूल का टाइम हो गया है, अभी तू चली जा, और लिटरली स्कूल का टाइम था, बेटी निकल गई। तब वीरेंद्र भाई ने मुझे बताया, महाराज साहब सच बताऊं, कॉन्शियस से कहता हूं, मैंने क्रोध नहीं किया था। मेरा कॉन्शियस तो बोलता है ये क्रोध था ही नहीं था। महाराज साहब, बेटी लेसन नहीं करती थी इसलिए थोड़ा का, मगर वो क्रोध का 1% भी गारंटी के साथ 500 रुपया महाराज साहब पेनल्टी देने का प्रसंग आया, इसके लिए आपके पास ये क्लैरिफिकेशन नहीं करता हूं। मैंने बोला वीरेंद्र भाई, मैं भी समझता हूं तुम क्रोध करो, ऐसी आपकी प्रकृति भी नहीं है। तो मैंने ये कहा कि आपने क्रोध नहीं किया था, आप पक्के थे, तो फिर 500 रुपये की पेनल्टी के लिए क्यों तैयार हो गए? महाराज साहब, इसलिए मेरी बेटी को कोई रॉन्ग मैसेज न चला जाए। मैंने जब इनको डांटा था, उसने कहा पप्पा आपने क्रोध किया है और 500 रुपये की पेनल्टी आपको लगेगी। एक बाप यदि बेटी के सामने बचाव करेगा, रॉन्ग मैसेज चला जाता है, इसलिए महाराज साहब क्रोध नहीं करने पर भी मेरी बेटे को एक अच्छा मैसेज जाए कि पिताजी ने जो नियम लिया था वो नियम का पालन पिताजी चुस्त सा से कर रहे थे, इसलिए महाराज साहब 500 रुपया देता हूँ स्वजन को संभालने के लिए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, एक बाप अपनी बेटी को रॉन्ग मैसेज न चला जाए, इसलिए ये गलत नहीं किया था फिर भी गलत की कन्विंस करके ये 500 रुपये की पेनल्टी देते। तो इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन, माता और सास और बहू को इतना कहना चाहता हूं, आपको स्वजन की शर्म है क्या? जिस मेरे साथ 13 साधु मेरे सामने रहते, उनके सामने मैं गलत करते रहूंगा तो उनके मन में मेरे लिए, और एक बात आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, छोटे बेटे और बेटी के लिए इस सभा में बैठने वाले सब कान खोल के सुन लेना, आपके घर में रहे हुए बेटे और बेटी के लिए श्रद्धा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र माँ बाप होते हैं। रिपीट करूं, आपके परिवार में रहे हुए छोटे बेटे और बेटी के लिए श्रद्धा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र कौन होता है? माता पिता।
वो गुरु को भी नहीं समझते, वो भगवान को भी नहीं समझते, वो जो सब कुछ समझते खुद के माँ बाप को समझते। जिस दिन उनको माँ बाप के जीवन में ही विसंवाद दिखाई पड़ेगा, कंट्रोवर्सी, डबल माइंड दिखाई पड़ेगा, तब क्या होगा मालूम है? श्रद्धा का केंद्र सबसे पहले टूट जाएगा। सबसे पहले उनको लगेगा मेरे पिताजी जिनकी छवि मेरे मन में परमात्मा जैसी थी वो ये कर सकते हैं, मेरी मां को मैं इतनी पवित्र मानती थी वो भी ये कर सकती है। आपको कभी ये डर भी नहीं लगता कि मेरे स्वजन के सामने मैं सब कुछ झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, टीवी देखता हूं, वल्गर दृश्य देखता हूं? आपको कभी नहीं लगता है? 14 साल की आपकी लड़की आपके घर में मैच्योर होने के लिए आ रही है, वो सब उनके मन में परिवर्तन होते जा रहा है, और उसके सामने टीवी की स्विच ऑन करके तुम बड़े सोफा सेट पे बैठ के ही करते हो। कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? दिस इज द सेम बोर्ड। मान लिया कि मुझे कुछ गलत करना है, मगर कम से कम सज्जन भी नहीं है, समाज भी नहीं है, स्वजन तो है मेरे साथ। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने दिल्ली में एक प्रयोग किया। शिविर थी, वो शिविर में सिर्फ इतना बोल दिया कि होटल में कभी जाओ मत, मगर जाना है। मैं ना बोलता हूं, मेरी ओर से कोई रॉन्ग इंप्रेशन मत बनाना कि महाराज साहब ने होटल में जाने की छूट दी, मगर मैंने दिल्ली में एक प्रयोग किया था। यंग जनरेशन के बीच में शिविर थी, उनके बीच में प्रयोग किया था, होटल में जाना ही नहीं। फिर भी आप बोलते कि होटल में जाना है, तो एक काम करना, आपके पूरे परिवार को लेके जाना, माँ बाप को, सबको लेके जाना। यू अंडरस्टूड? दीपक भाई समझे इसके पीछे मेरा मायना क्या था? समझे? एक माँ बाप के साथ तुम चले जाना तो क्या होगा मालूम है? थोड़ी तो शर्म बचेगी। 18 साल का लड़का, उनके फ्रेंड, ये वल्गर जॉक्स, ये मोबाइल, ये ब्लू फिल्म, और वो सबको देखेगा, सब कुछ करेगा, मगर माँ बाप होगा, भाई भाभी होगा, परिवार पूरा का पूरा होगा, तो थोड़ी तो शर्म बचेगी। अलग कमरे में जाकर के वो क्या करेंगे मालूम नहीं, मगर परिवार होगा तो कम से कम बचेगा। तो जब ये नियम मैंने दिया तो पूरी पब्लिक हिल गई थी। महाराज साहब आप पाठ पर पेश ये बोलते हो हमारे परिवार को? मैं बोला तुम होटल में जाओ, उसमें रस नहीं है। होटल में जाने के बाद भी आपकी संसार की स्मशान यात्रा न निकले, उसमें मुझे रस है। इतनी गंदगी शुरू हो गई जहां स्वजनों की भी शर्म खत्म हो गई। मैं तो यहां बैठने वाली यंग लड़की को भी कहता हूं कि जब भी ड्रेस पहन के बाहर निकलो, आपके माँ बाप के पास सर्टिफाइड करा दो, मम्मी पापा मैं ये ड्रेस पहन के बाजार में जा रही हूँ, ओके। और आपकी माँ और आपके पिताजी बोले कि कोई दिक्कत नहीं, चली जा, तो अब निकलना। बाकी माँ बाप बोले कि नहीं जमती है, मैं बाप होकर के ना बोलता हूं नहीं, इसी टाइम निकाल दो। ये सज्जन की शर्म वो भी खत्म। मैंने ऐसी लड़की को देखा जो बोलता है मेरी माँ और मेरे बाप तो हमारा सब ऑर्थोडॉक्स है, उनको क्या पता ये कपड़े कैसे चाहिए। समाज की शर्म गई, सज्जनों की शर्म गई, स्वजन की शर्म गई। बचाने वाला कौन है तुम्हें? और एक बात, आपके घर में बचाने के लिए संत नहीं आएगा। रिपीट करना चाहता हूं, मैं तो 1 घंटा यहां आपके सामने बोलता हूं, जो भी लोग आए वो आपको बचाने का काम कौन करेगा? आपके स्वजन करेंगे ज्यादातर। नंबर 2 सज्जन करेंगे, नंबर 3 समाज करेगा। संत तो बोल के कोने में बैठ जाएगा, मैं अपने स्थान पे बैठ जाऊंगा 23 घंटे के लिए। तुम क्या भी कुछ भी गलत करते हो, मैं थोड़ा रोकने के लिए आने वाला हूं। मगर आपको रोकेगा कौन? इन 3 चीज की आंख आपको रोकेगी। समाज की आंख रोकेगी, सज्जनों की आंख आपको गलत करने से रोकेगी, और नंबर 3 स्वजन रोकेंगे। जानना चाहता हूं, सच बोलो, स्वजन की शर्म पक्की? ऐसा कोई शब्द प्रयोग स्वजनों की उपस्थिति में आपसे नहीं होता है, वो गारंटी दे सकते हो? ऐसा कोई दृश्य टीवी पे बैठते नहीं, ऐसी कोई कमेंट नहीं करते हो, ये बिल्कुल पक्का सच बताओ बहुत कुछ गया है। खाने पीने की मर्यादा, मैं सच बताऊं आपको, वो जमाना बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स लगेगा, मगर बात करने के लिए बैठा हूं तो बात किए बिना नहीं रहूंगा। शायद आपको वो लगे कि माना साहब वो पागलपन था, कुछ भी था। जयपुर की महारानी थी, जयपुर की महारानी, शी वॉज द यंग। एक छोटा सा बेटा पालने में सोया था,
उम्र होगी शायद 1-1.5 साल की। किसकी? बेटे की। और ये बेटा पालने में जूझ रहा है, और उसी टाइम महाराजा ने महारानी के शरीर के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना था। कोई दूसरी लड़की नहीं थी, खुद की पत्नी थी, और वो पालने में जो सोया हुआ बेटा, इनकी आंख खुली थी। उसने महाराजा को कहा कि आपने ये क्या किया? रजपुतानी थी, एकदम गर्म हो गई, आपको शर्म नहीं आई? महाराजा ने बोला क्या किया? क्या यंग है तो मेरी पत्नी है, सब कुछ है, मगर ये देखो, ये पालने में सोए हुए बच्चे को देखो, इनकी आंख खुली है, देख रहा है हमको। महाराजा ने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे मालूम नहीं था, देख रहा है, देख, ये मालूम नहीं था आपको? इतिहास नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी विरासत में तुम्हें हिस्ट्री किसी ने सुना ही नहीं। और इतिहास वो कहता था, महारानी ने महाराजा के इस शब्द को जवाब पा करके उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपको अपने पर संयम रखने की जरूरत थी। ये बेटे के मन में, भले वो देख रहा है, बोल नहीं पाता है, स्टोरेज हो गया कि मेरे माता पिता भी कुछ गलत मेरी उपस्थिति में कर सकते। एक माँ होकर के बेटे को इतना रॉन्ग मैसेज जाए, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, और जीभ दांत के बीच में दब करके सुसाइड कर लिया। अब ये मानते हो एक माँ सुसाइड कर सकती है? 1 साल के बेटे को भी रॉन्ग मैसेज मेरी ओर से नहीं जाना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया? ये इतिहास था इस देश का, जहां 1 साल के बेटे को संस्कार गलत न मिले इसके लिए मां ने सुसाइड कर दिया। आज क्या चल रहा है? किस जगह पे सेंसर है? तुम टीवी पे सेंसर की बात करते हो, छोड़ो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे घर में सेंसर बोर्ड है क्या? टीवी की सीरियल तो आपके बस में नहीं है, आपका घर तो आपके बस में है ना, है आपके पास वो सेंसर बोर्ड आपके घर में? मैं बड़ी वेदना से कह रहा हूं, आज स्वजनों की भी आंखों की शर्म धीरे 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 खत्म होती जा रही है। बाप को जो लगे वो, मां को जो लगे वो, मेरी लाइफ मेरे हाथ में, हम जो करना चाहे वो करेंगे, इंडिपेंडेंट है, हम किसके गुलाम नहीं है, लड़के बोलते हैं। और अभी दीपक भाई ऐसा हो गया कि किसको तुम अच्छा कहो, वो प्रश्न है। अभी वो सब खत्म हो गया ना। कभी कभी एक होता था कि लड़का खराब है, कभी बता लड़की खराब है, अभी माँ भी खराब है, बाप भी खराब है, भाई भी खराब है, भाभी, सब ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। कोई मर्यादा में रहना ही नहीं चाहते, जो चाहे वो कर दो। भगवान की परम करुणा, तुम इतने लोग सुनने के लिए आते हो, रस किनको है? वो आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। महाराज साहब जिंदगी मिली है, जलसा करने दो, फिर कौन करेंगे? बुढ़ापा में जलसा थोड़ा होगा, अभी ही होगा। यदि आपको ये लगता है कि महाराज साहब कुछ करना चाहिए, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, थोड़ी स्वजनों की शर्म रखो। दीपक भाई, गलत करने की बात तो छोड़ो, गुरुदेव की उपस्थिति में मैं बड़े आवाज से बोल भी नहीं पाया इतने साल तक। जितने साल गुरुदेव के साथ रहा, बड़े आवाज से गुरुदेव की उपस्थिति में बोला भी नहीं। लेंथ है वो, इतना जबरदस्त प्यार था, मैं बोला तो भी गुरुदेव को कोई रॉन्ग मैसेज नहीं जाना था, मगर एक शर्म थी। इतने उपकारी हमारे स्वजन, इनके बीच में तो ये हो ही कैसे सकता है? एक छोटा सा प्रश्न, फिर आगे चलता हूं। मुझे गंभीरता से जवाब देना। आपकी स्वजन की आंख में आपके लिए छाप गलत आ जाए, ऐसा कुछ भी आप नहीं करते हो, इतनी गारंटी दे सकते हो। आपकी जो छवि है वो छवि कलुषित नहीं होती है। उनको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मेरे पिताजी और झूठ, मेरी माँ
और वो ऐसी जगह पे जाती है, आघात का भाव इनके चेहरे पे प्रकट नहीं होना चाहिए। इस सभा में बैठने वाले माता, बहन, सास और बहू, इनको पूछना चाहता हूं, इतनी गारंटी दे सकती हो महाराज साहब, मेरी जो छवि मेरे परिवार के आंखों में और हृदय में है, वो छवि को कलुषित करने का पाप महाराज साहब आज तक न किया है, न कभी करूंगा। क्या लगता क्या है? इफ यू वुड लाइक टू आंसर यू कैन गिव। क्या लगता क्या है? नहीं, मुझे सिंसियरली चलता हूं ना, कोई आक्षेपबाजी, सबकी हालत ऐसी है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, कॉमन बोलता हूं, फिर भी आप बोलो कि माना साहब इतना मैं कर सकता हूं। एक बात बताऊं, मैं नागपुर में आया, साधु जीवन है, नागपुर छोड़ना होगा, आप ट्रेन में बैठते हो, चाहे 48 आवर्स की जर्नी हो, मगर आफ्टर ट्रेन भी छोड़नी पड़ती है। आप कहीं तीर्थ स्थान में गए, तीर्थ स्थान में जाकर के तीर्थ स्थान भी छोड़ना पड़ता है। आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, स्थान आप छोड़ दो, कोई विरोध नहीं, मगर आपकी छवि बनी रहेगी, निश्चित तौर से समझना। जो मैं कहना चाहता हूं समझ गए? मैं नागपुर तो छोड़ दूंगा, नागपुर का स्थान छोड़ दूंगा, कि नागपुर वासी के हृदय में मेरी एक छवि तो बनी रहेगी। आप 48 घंटे की जर्नी के बाद ट्रेन तो छोड़ देंगे, मगर जिन लोगों के साथ आप जर्नी कर रहे हो उसके हृदय में आपकी एक छवि तो बनेगी कि नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतना गारंटी के साथ कहता हो महाराज साहब स्थान छोड़ने के बाद भी उनके हृदय में जो भी मेरे संपर्क में आया है उनके लिए हमारी छवि तो निश्चित तौर से अच्छी ही रहेगी, ये गारंटी दे सकते हो? एक आदमी शांत हो जाता है, उनकी एक छवि छोड़ के जाता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता? आपको लगता है कि ये छवि आपकी निश्चित तौर से सही रखेंगे आप? चलो आगे। जवाब नहीं मिला आज, इतना तो हाँ बोल दो। अच्छा, नहीं बराबर है। कभी कभी सच बताऊं, ऐसे प्रवचन करने में मुझे भी बहुत वेदना होती है कि मेरे प्रवचन का स्तर मुझे कितना नीचे उतारना पड़ता है। घर में टीवी न रखो वो बात गई। एक समय था कि जब इन पर मैं घंटों भर तक प्रवचन करता था। अभी वो प्रवचन करने की बात आई कि एक काम करो, रूम में टीवी मत रखो, कॉमन एक ही टीवी रखो। आपको मालूम है क्या हो गया है? जितने परिवार के सभ्य सबको अलग अलग रूम में अपने कमरे में टीवी चाहिए। किसको वो सीरियल देखना है, किसको वो सीरियल देखना है। 18 साल 22 साल के लड़के और लड़की, उनको सबको करो अलग कमरे में टीवी दे दो, दरवाजा बंद करो, जो देखना है सब देखो। ये माहौल धीरे धीरे बनते जा रहा है, राइट? ऐसा मुझे कहना पड़े कि अलग अलग कमरे में टीवी मत रखो, एक कॉमन टीवी जो भी है, जिनको भी देखना है, जो भी प्रोग्राम देखना है, एक काफी है, वो भी ड्राइंग रूम में, सबके बीच में। एक छोटा सा प्रश्न पूछो, आप अकेले हो, एक धर्म करने का अच्छा मौका आपके सामने है और एक पाप करने का मौका आपके सामने है, निश्चित तौर से आप क्या करेंगे? नहीं बोलूं, फिर भी अनुमान कर सकते हैं कि हम शायद गलती कर देंगे। तो नंबर 1 समाज की शर्म, नंबर दो सज्जनों की शर्म, नंबर 3 स्वजन की शर्म, नंबर 4 स्व की शर्म। स्व माने खुद की शर्म।
कोई सज्जन भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूं। मुझे 24 घंटे मेरे आंखों के सामने कि वो आई एम, वेयर आई एम, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हजारों की सभा के बीच में पवित्रता की बात करने वाला मैं, चाहे मेरे स्वजन मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे, मगर मैं कौन हूं मैं तो जानता हूं। मेरी खुद की शर्म मुझे डिस्टर्ब हो जाए कि तूने ये कर दिया, तू ये करना चाहता है, तेरा ये स्थान होने के बाद भी तेरे मन में ऐसे विचार आए ही कैसे। तो आपको पूछना चाहता हूं, समाज हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह सज्जन भी नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो भी स्वजन 24 घंटे आपके साथ नहीं भी होंगे, आपका कॉन्शियस 24 घंटे आपके साथ होगा। स्व की शर्म ये तो है कि नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है, कॉन्शियस अकेला पूछने वाला है, तूने ये क्या कर दिया। तो मेरी खुद की अदालत में मैं अपराधी डिक्लेयर हो जाऊं, ऐसा तो महाराज साहब कैसे कर सकूं। सामने वाला मुझे अपराधी प्रूव कर सकता है, मगर खुद की अदालत में मैं खुद अपराधी पुरवार हो जाऊं, महाराज साहब वो तो मैं कभी नहीं करूं, कभी नहीं। आपको एक बात बताऊं, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सुना है? सुना है? आपने वो प्रसंग लिखा है कि छोटी उम्र में स्कूल में गया, मैथमेटिक्स का पेपर था, 10 में से जवाब लिखना था और 10 में से मैंने 9 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिखा। 7 8 अच्छे जवाब लिखने वाले बहुत मिले, आई वॉज द फर्स्ट, और वो रिजल्ट आया। अवार्ड लेने के लिए जाने का प्रसंग आया, 1-1.5 लड़के के बीच में गोपाल कृष्ण गोखले वो छोटी उम्र के चले, और जैसे ही हाथ में वो सम्मान पत्र मिला, फुट 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 करके रोने लगे। टीचर को लगा ये क्यों। एक छोटे बेटे के मन में ख्वाहिश होती है कि ये अवार्ड मिले तो जिंदगी का एक परम सद्भाग्य हो जाए। तब टीचर ने पूछा, हजारों लड़के के बीच में गोपाल कृष्ण गोखले को पूछा कि बेटा ये खुशी के आंसू है कि शोक के आंसू है? आंसू होते खुशी के भी होते हैं। इतने बच्चे के बीच में तू रो रहा है तो तू तेरी खुशी नहीं समा पाती इसलिए रो रहा है। गलत फहमी मत करना, मेरे शोक के आंसू में क्या हुआ? किसी स्वजन की डेथ हो गई क्या? कुछ नहीं। पिताजी ने कुछ डांट दिया? कुछ नहीं। रोता क्यों है? बस सिर्फ एक चीज के लिए रो रहा हूं, आप मुझे अवार्ड दे रहे हो और मेरे मन में वो बात याद आ गई, जो क्वेश्चन को लेकर यहां से गया था आपने वो कंडीशन रखी थी, ये क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन आपको अकेले को करना है, किसी को पूछना नहीं है। मैंने मेरी माँ को पूछा था, 2 प्रश्न का जवाब माँ ने दिया था, वो मैंने लिखा था। सब बच्चे ने अपने हाथ से क्लैरिफिकेशन किया, इसलिए 7 और 8 को रुक गए। मेरी माँ ने यदि 2 क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता, मैं भी 7 पे रुक जाता। आज प्रथम नंबर आया, वो चीटिंग करके आया हूँ, मेरा कॉन्शियस मुझे शांति से बैठने नहीं देता है। और टीचर की आंख में आंसू आ गए। एक छोटी उम्र का बच्चा भी खुद के कॉन्शियस की बात सुन करके सबके सामने बोल सकता है ये अवार्ड के लायक मैं नहीं था। तो आपको पूछना चाहता हूं, लास्ट स्टेप बचने का, लास्ट नंबर 1 समाज बचाएगा, नंबर 2 सज्जन बचाएंगे, नंबर 3 मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे बहन, वो भी मुझे बचाएंगे। और जब इसमें से कोई भी नहीं होगा, एकांत होगा, तब यदि कोई बचाने वाला होगा तो कौन? मेरा खुद का कॉन्शियस बचाएगा। क्या लगता है? आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द पोजीशन? ये सेम बोर्ड, सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ के 3रे नंबर का स्टेप
शेइंग बोर्ड। नंबर 1 साइन बोर्ड। कल मैंने वो 4 बात बताई थी सिग्नेचर बोर्ड की, माँ बाप, कल्याण मित्र, गुरु भगवान और परमात्मा। वो 4 बात कल पूरी हुई। आज तीसरी 4 बात बताई शेइंग बोर्ड की, समाज की शर्म, सज्जनों की शर्म, स्वजन की शर्म और खुद की शर्म, स्व की शर्म। यदि इससे भी हम नहीं बच पाएंगे तो भगवान करे हमें कौन बचाएगा, वो लाख रुपए का प्रश्न है।